हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस इंटरेस्टिंग सेशन में, जहां आप लोग को 17 अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण दिवस और थीम, चर्चित व्यक्ति, अवार्ड, महत्वपूर्ण एक्सरसाइज, संस्था, बुक या लेखक, मैपिंग के माध्यम से पूरा करंट अफेयर्स डिस्कशन किया जाएगा और हर क्वेश्चन का आपको स्ट्रेटेजी के बताया जाएगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कई सारे नई जानकारी आपको मिलने वाले हैं और कई सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डेज के साथ। आज जो है इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, यानी अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्या मनाया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। तो कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन जो है, इस दिन को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा गरीबी के सभी रूपों और आयामों को मिटाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मान्यता दी गई थी और 17 अक्टूबर 1987 को यह पहली बार मनाया गया था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, कब मनाया गया था? 17 अक्टूबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसको मनाया जाता है। और आप देखेंगे तो हमारे जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है 17 निर्धारित किए गए हैं, SDG 17। उसमें से पहला गोल है, आप देखेंगे SDG 1, तो उसमें नो पॉवर्टी है, यानी किसी भी प्रकार का गरीबी जो है नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पे देखेंगे तो जीरो हंगर है, यानी भूख जो है किसी प्रकार का व्याप्त नहीं होना चाहिए, जीरो हंगर। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, आप 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है उसमें से जो है पूरा याद कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए 5वां जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, तो इस तरह से पूछा जा सकता है और पूछा गया है, जा सकता है तो सही है, लेकिन पूछा गया है कई बार, तो इसीलिए जो है पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है याद कर लीजिए। तो इसका थीम इसका अब की बार का है, इंडिंग सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल माल ट्रीटमेंट, एक्टिंग टुगेदर फॉर जस्ट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज। तो इसका थीम इस वर्ष का है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मंत्रिमंडल ने विपणन वर्ष 2025-26 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस को मंजूरी दी है। तो किस फसल के MSP में सबसे अधिक वृद्धि की गई है? तो विकल्प में गेहूं, रेपसीड्स और सरसों, चना, मसूर। सही उत्तर आपका रहेगा रेपसीड और सरसों, यानी बी सही है आपका उत्तर। तो बी सही होगा। पहले आप ये जानिएगा कि MSP क्या होता है। तो सरकार जो है फसल बोने के पहले, फसल जैसे मान लीजिए रबी का फसल आने वाला है, गेहूं, ये चना वगैरह सब बोया जाएगा, आप सब जानते होंगे, तो ये आने वाला है। तो इसके विपणन के पहले ही जो है इसको सरकार द्वारा घोषित कर दिया जाता है कि सरकार अब की वर्ष जो है किसी फसल के लिए कम से कम इतना मूल्य तो देगा। मान लीजिए गेहूं के लिए 2500 रुपया देने के लिए कहा, तो इससे नीचे सरकार नहीं खरीदेगी। आपको जो है उसी हिसाब से 2500 रुपया कुंटल अगर कह दिया तो उसके नीचे सरकार नहीं खरीदेगी। तो आप उसी हिसाब से जो है ज्यादा कम बोते हैं मतलब किसान, तो इसीलिए जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में कई बार आपको डिटेल्स में बता दिए हैं कि कौन निर्धारित करता है, कैसे होता है, कितने फसलों पे होता है। 22 फसल है, एक गन्ना है, तो इस तरह से मतलब कुल फसल होते हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसके बारे में डिटेल्स देख लीजिए कि सरकार ने विपणन वर्ष सत्र 2025-26 के लिए रबी फसलों के MSP में वृद्धि की है, ताकि उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। और MSP में सबसे अधिक वृद्धि रेपसीड और सरसों के लिए हुआ, 300 रुपये प्रति क्विंटल का वृद्धि हुआ है। यानी अगर मान लीजिए कि पिछले साल अगर 5000 का था, तो अब की बार जो है 300 ज्यादा मिलेगा, तो 5300 मिलेगा। तथा मसूर के 275 रुपया, मतलब दूसरे नंबर पे मसूर का वृद्धि हुआ है, की घोषणा की है। चना, गेहूं, कुसुम और जौ के लिए क्रमशः इतना इतना रुपया किया है, आप इसको देख सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, मतलब ये आपको जानना है कि मतलब कितना रुपया सबसे ज्यादा किस फसल में घोषणा किया गया है। तो 300 रुपया जो है रेपसीड और सरसों में वृद्धि किया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, तब इसको कवर किया गया है क्वेश्चन। देखिएगा गेहूं के लिए कितना बढ़ाया गया है, MSP में 150 रुपया वृद्धि किया गया है। और गेहूं जो है रबी फसल का सबसे महत्वपूर्ण फसल है, जो है 2425 रुपया जो है इसका क्या है, अब वो कर दिया कि इसका 2425 रुपया से नीचे नहीं खरीदा जाएगा। तो देखिए सरकार जो है लागत मूल्य निर्धारित करती है कि 1182 रुपया लगेगा लगभग, तो इसका हिसाब से 1182 रुपये लगेगा लागत मूल्य, और सरकार आपको कितने में खरीदेगी? 2425 रुपये में खरीदेगी, यानी आपका लगभग दोगुना पे, मतलब जितना लागत रहा है उसका दोगुना ये दे रहा है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है इस तरह से। मतलब जौ के लिए देखिएगा, चना के लिए, मसूर के लिए रेपसीड और सरसों के लिए जिसे देखिए 5950 रुपये में सरकार खरीदेगी, और 3011 रुपये का जो उसका मूल्य आ रहा है।
तो लगभग मतलब इसका दोगुना पे ये भी जो है वही खरीदेगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस तरह से एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी कोयला कंपनी 4 अमृत फार्मेसिया, इंपॉर्टेंट हो जाता है, खोलने वाली पहली कोयला कंपनी बन गई है। तो इम्पोर्टेंट है देखिएगा, क्योंकि पहला कोयला कंपनी बना जो 4 अमृत फार्मेसिया खोला है। तो विकल्प में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। सही उत्तर आपका पहला रहेगा, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने जो है ये घोषणा किया है, ये कंपनी जो है पहली बन गई है जो 4 अमृत फार्मेसिया खोला है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में देखिएगा, कोल इंडिया लिमिटेड की जो है छत्तीसगढ़ स्थित सहायक कंपनी है उसकी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने देश की 216वीं, इंपॉर्टेंट हो जाता है, 216वीं अमृत यानी उपचार के लिए सस्ती दवाइयां और विश्वसनीय प्रत्यारोपण जो है फार्मेसी का उद्घाटन किया है। तो सस्ते दामों पर जो है इसको दवाइयां होता है, उपचार होता है, ये चीजें जो है आपको मिलता है। आदिवासियों के लिए फायदा होता है, सस्ते चीजों पे मिल जाता है, सस्ते दामों पे मिल जाता है। तो इसके लिए जो है अमृत जो है एक खोला जाता है, अमृत फार्मेसी। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कौन सा कंपनी खोला है? कोल इंडिया की सहायक कंपनी है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये देखिए, अमृत फार्मेसिया क्या करता है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2015 में इसको शुरू किया गया था। यह एक प्रमुख पहल का हिस्सा है जो अत्यधिक रियायती दरों पर जेनेरिक और जीवन रक्षक ब्रांडेड दवाओं, प्रत्यारोपण और शल्य चिकित्सा में उपयोग आने वाली सामग्रियों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में आप और देख सकते हैं अगर देखना चाहते हैं तो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय किस राज्य में जो है स्थापित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाता है। विकल्प में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार। तो कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रधानमंत्री का जो संसदीय क्षेत्र है वहां इसको देश का जो है पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय खोला जाएगा। तो ये याद करने का तरीका ये है कि यहाँ बीएचयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो हिंदू और हिंदी से याद कर लीजिए, हिंदी साहित्य संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? तो बनारस में खोला जाएगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, पहले जो है खुल रहा है इसलिए जो है इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे विश्व हिंदी दिवस जो है, हिंदी के बारे में बात हो रही है, तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और वही देखेंगे भारतीय या राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, दोनों चीज क्वेश्चन पूछा गया, इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो साहित्य संग्रहालय है ये हिंदी भाषा के लिए तो पहला खुला, लेकिन सभी भाषाओं के साहित्य के लिए संग्रहालय कोलकाता में पहले से स्थापित है, लेकिन स्पेशली हिंदी के लिए हिंदी साहित्य संग्रहालय पहली बार जो है उत्तर प्रदेश में वाराणसी में खोला जा रहा है। तो यह संग्रहालय हिंदी भाषा को समर्पित देश का पहला संग्रहालय होगा जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थापित किया जाएगा। अब ये आपसे बता दिया, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 14 सितंबर को जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपदा जोखिम न्यूनीकरण APMCDRR पर एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कहाँ हुआ जो है आपदा जोखिम को कम करने के लिए। तो विकल्प में फिलीपींस, भारत, इंडोनेशिया, वियतनाम। सही उत्तर आपका रहेगा फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका सम्मेलन हुआ। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर जो है ये समझौता हुआ। डिजास्टर रिस्क जिसको है उसको कम करना है, तो उस पर क्या हुआ? सम्मेलन हुआ। कहाँ हुआ? फिलीपींस के मनीला में। इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने जो है इस सम्मेलन में भाग लिया। भारत की पहल कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI भारत का ये जो है पहल है, डिजास्टर को कम करने के लिए ये पहल बना गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। अब जो है 47 देश इसके जो है सदस्य बन गए हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है यह आपदा प्रतिरोधी और संरचना में निवेश के लिए तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण प्रदान कर रहा है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत के
भारत के नेतृत्व में ये शुरू किया गया था। अब 47 देश इसके सदस्य हो गए हैं। ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो ये देखिएगा फिलीपींस है, फिलीपींस का पूरा मैप है। इधर इसके जो है छोटे छोटे द्वीप, ल्यूजोन हो गया और सब द्वीप इसको देख सकते हैं। यहाँ जो है इसकी राजधानी मनीला है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, मनीला में इंटरनेशनल लेवल पे कोई रिसर्च स्टेशन है तो आप बताइएगा कौन सा रिसर्च स्टेशन है मनीला में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन अपनी स्थापना दिवस मना रहा है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इम्पोर्टेंट हो जाता है। आज इसका स्थापना दिवस जो है मनाया जाएगा और यहाँ उपराष्ट्रपति जो है इस स्थापना दिवस के समारोह में भाग ले रहे हैं। तो वहाँ चर्चा में था, तो इसको बताना हम सही समझे। तो लगा विकल्प में क्या है, 1989, 1993, 1992, 1995। सही उत्तर आपका रहेगा बी, 1993 में जो है इसको स्थापित किया गया था। मानव अधिकारों को रक्षा के लिए ये राष्ट्रीय स्तर पर जो है एक आयोग का गठन किया गया था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब आया था, 1993 में आया था। तो इसके बारे में जानिएगा कि इसका 31वां स्थापना दिवस जो है अब की मनाया जाएगा। तो अगर 1993 में जो स्थापित किया गया था तो अब की बार इसका 31वां जो है स्थापना दिवस होगा। इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके जो है अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। तो अरुण कुमार मिश्रा इसके जो है अध्यक्ष थे, लेकिन अभी वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष इस समय कार्य कर रहे हैं, कार्यवाहक। तो ये कौन है कार्यवाहक अध्यक्ष, श्रीमती विजया भारती सयानी। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, विजया भारती सयानी जो है इसके कार्यवाहक अध्यक्ष है। इनको जो है इस समय इस पद पर आसीन है और इनका कार्यकाल जो होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो अध्यक्ष के जो चेयरपर्सन होते हैं 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पूरा हो। क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे ना करिएगा, मतलब इसको हल्के में ना लीजिएगा। तो 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पूरा हो पहले उतना तो उनका जो कार्यकाल होता है। पहले ये 5 वर्ष था, लेकिन अब की बार अभी जो संशोधन हुआ था कुछ दिन पहले, तो ये इसको जो है 3 वर्ष या 70 वर्ष कर दिया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो ये है कौन, देखिएगा ये है सयानी। तो ये जो है इस समय जो है इसके कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रही हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड का महानिदेशक डायरेक्टर जनरल जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है किसे नियुक्त किया गया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो है इस पद पर जो थे उनका हार्ट अटैक की वजह से कुछ दिन पहले जो है डेथ कर गए थे। तो हम इस न्यूज को आपको कवर किए थे। तो इसमें नए अध्यक्ष की जो है नियुक्ति हो गई है। भारतीय तटरक्षक बल का जो है नया अध्यक्ष बना दिया गया है या महानिदेशक बना दिया गया है। तो विकल्प में है डीजी परमेश शिवमणि, भावना सिंह, आलोक रंजन, अनुराग गर्ग। सही उत्तर आपका पहला रहेगा डीजी परमेश शिवमणि। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इनको जो है 26वें भारतीय तटरक्षक बल का महानिदेशक बनाया गया है, 26वां। तो ये चीज इम्पोर्टेंट हो जाता है। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना आप देखेंगे तो 1978 में हुआ था। 1978 में इसको स्थापित किया गया था। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, न्यू दिल्ली। ये चीज आप याद रखिएगा। और राकेश पाल जो है इसके पहले इसके अध्यक्ष थे, लेकिन उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ तो हो पाया था। वो पद पर अपने आसीन थे और उसके दौरान जो है पद के दौरान जो उनको हार्ट अटैक आने से उनका अभी कुछ दिन पहले 2 महीना हुआ होगा शायद 2 महीने पहले जो है उनका डेथ कर गए थे वो। तो इस तरह से मतलब आप इससे सीख सकते हैं कि मतलब इस समय हार्ट अटैक जो है कितना जो है प्रभावित कर रहा है लोगों को। तो इसलिए जो है अच्छे से एक्सरसाइज कीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए। आप जो कुछ ऐसा नहीं कि मतलब चाहे जो चीज खाते रहिए दिन भर, मतलब अच्छे तरीके से आप अपना सेहत का ध्यान रखिए। तो इस सब समस्याओं से काफी हद तक जो है निकल सकते हैं। लाइफ स्टाइल आपका सही होना चाहिए। तो ये देखिएगा, ये है डीजी परमेश शिवमणि। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इनको जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया है या निदेशक बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ विश्व अंतरिक्ष अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, संघ का जो है अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ का जो है ये अवार्ड है विश्व अंतरिक्ष अवार्ड। तो इसे किसे प्रदान किया गया है,
विकल्प में है डॉक्टर रितु करिधाल, यस सोमनाथ, यम शंकरन, डॉक्टर समीर कामत। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसरो के जो चीफ हैं यस सोमनाथ है, तो उनको ये जो है अवार्ड दिया गया है। इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसरो के चीफ को जो है ये दिया गया है, और ये जो है यस सोमनाथ है। इनके बारे में भी आप अगर पढ़ेंगे तो जो है काफी कुछ चीजें सीख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है अभी पद पे रहते हुए कैंसर से जो है लड़ करके अपना कार्य भी जारी रखा और कैंसर से ठीक भी हो गए। तो इस तरह से मतलब मोटिवेशन का सोर्स यहाँ से आप गेन कर सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल देखिएगा कि यस सोमनाथ को जो है यह अवार्ड चंद्रयान 3 की जो है रिमार्केबल उपलब्धि के लिए मिला है। यह अवार्ड अंतरिक्ष खोज के क्षेत्र में सबसे बड़े सम्मानों में से एक है। यह अवार्ड व्यक्ति या किसी संगठन को भी दिया जा सकता है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने के लिए, खोज के लिए, इस सब मामलों में जो है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कार्य करने के लिए इस सब मामले में दिया जाता है। इससे पहले जो है 2019 में अपने देश का इसरो जो है अंतरिक्ष एजेंसी जो है उसको जो है इसरो को मंगलयान मिशन के लिए जो है यह पुरस्कार दिया गया था या दिया जा चुका है। तो ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि एक बार जो है भारत को इसरो को मिल चुका है और अब की बार किसको, पर्सनल व्यक्ति को मिल रहा है, इसरो के जो चीफ है यह सोमनाथ को। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप बताइएगा क्या बता देते हैं। चंद्रयान 3 मिशन को जो है 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, और ये पहुंचा कब था, 23 अगस्त 2023 को जो है ये पहुंच गया था। तब से जो है ये डिसाइड किया गया था कि 23 अगस्त को जो है राष्ट्रीय स्पेस डे यानी अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। और वही मंगलयान के बारे में जानिएगा, तो मंगलयान कब आपका लॉन्च किया गया था, क्वेश्चन पूछा गया था 5 नवंबर 2023 को जो है मंगलयान लॉन्च किया गया था। तो इम्पोर्टेंट, सॉरी 2023 नहीं 13, तो 2013 को जो है ये लॉन्च किया गया था। इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यह जो है 24 सितंबर 2014 को अपनी जो है कक्षा में पहुंच गया था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया। अभी ये 2013 में लॉन्च किया गया, लेकिन इससे अभी भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो याद रखना है 5 नवंबर 2013 को, और 24 सितंबर 2014 को ये अपने कक्षा में पहुंचा था, ऑर्बिट में पहुंचा था। तो ये कौन है, सोमनाथ, ये सोमनाथ है। तो इसरो के चीफ ये हैं, इनके बारे में आप जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव होने वाला है। आप सब जानते होंगे इसकी चुनाव की घोषणा भी जो है डिसाइड कर दिया गया, तो काफी न्यूज में था। तो इन राज्यों में क्रमशः कितनी विधानसभा सीटें हैं, मतलब महाराष्ट्र और झारखंड में क्रमशः कितनी सीटें हैं विधानसभा के। विकल्प में 288 व 71, 288 व 81, 298 व 91, 204 या 88। सही उत्तर आपका बी रहेगा। 288 व 81 जो है सीटें हैं। महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो 288 सीटें हैं, वहीं जो है झारखंड में देखेंगे तो 81 सीटें हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन जो है आपका डायरेक्टली जो है इलेक्शन का जब एरा रहता है, सीजन रहता है, तो जो है वहां इस तरह से क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पूछा जाता है आपसे कि न्यूज में है, अब आपसे पूछा जा सकता है कितनी सीटें हैं वहां। तो इम्पोर्टेंट है ये चीज। और 20 नवंबर को जो है इलेक्शन करने के लिए घोषणा कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य को 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो किसे प्रदान किया गया है, इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन जो है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पिछली बार पूछा गया था, पिछली बार क्वेश्चन। तो विकल्प में उड़ीसा, गोवा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। सही उत्तर आपका रहेगा उड़ीसा। उड़ीसा जो है इसमें फर्स्ट स्थान पे पाया है। इस 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो है, मतलब जल संरक्षण के मामले में उड़ीसा जो है सबसे टॉप पर है। वही दूसरे स्थान पे आपका देखेंगे तो उत्तर प्रदेश है। इम्पोर्टेंट हो जाता है सेकंड स्थान पे। ये जो है कुछ दिन पहले फर्स्ट स्थान पे आया था जल संरक्षण के लिए। डिटेल्स देख लीजिए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल ने इस पुरस्कार की घोषणा की है। यह पुरस्कार जो है 2018 में शुरू किया गया था, और जिसका उद्देश्य था, शुरू करने का उद्देश्य यह था कि लोगों के बीच पानी के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना और सर्वोत्तम जल उपयोग की प्रथाओं को जो है अपनाने के लिए प्रेरित करना है। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है ये 5वां आपकी बात 2023 9 श्रेणियों में और 38 विजेताओं को जो है ये दिया गया। इम्पोर्टेंट होता है 9 श्रेणियां इसमें बनाया गया था, जिसमें जैसे राज्य हो गया और जिला हो गया, क्षेत्र हो गया, तो उस सब मामले में जो है 9 श्रेणियों में बांट करके दिया गया था। पहले स्थान पे आपको बताया दिया उड़ीसा है,
दूसरे पर उत्तर प्रदेश है, तीसरे पे आप देखेंगे तो पांडिचेरी और गुजरात जो है ये संयुक्त रूप से जो है इस स्थान पर जो तीसरे स्थान पर बने हैं। तो कम से कम 3 तो आपको याद रखना है, 3 प्लेस तक है। तो ये देखिएगा क्या है, उड़ीसा आपका है। उड़ीसा से कौन कौन से राज्य सटे हैं, तो इधर पश्चिम बंगाल, इधर झारखंड, इधर छत्तीसगढ़, इधर जो है आंध्र प्रदेश। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इधर इतना राज्य से सटे हुए हैं। क्या आपको बताना है तेलंगाना के ऐसे सटा है कि नहीं सटा है। तो ये देखिएगा इसके बारे में, यहाँ जो आप एक झील है चिल्का झील, तो इसके बारे में आप सब परिचित होंगे। एशिया की सबसे खारे झीलों में से एक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रूथ चेपनगेटिच किस देश की महिला धावक हैं जो सबसे तेज मैराथन दौड़ का रिकॉर्ड बनाए हैं। तो विकल्प में रूस, केन्या, इथोपिया, अर्जेंटीना। सही उत्तर आपका रहेगा केन्या। केन्या की जो है ये हैं और ये इसमें जो है रिकॉर्ड तोड़ी हैं। तो रूथ चेपनगेटिच जो है शिकागो मैराथन हो रहा था, तो शिकागो मैराथन में 2 घंटे 9 मिनट और 56 सेकंड में जो है पूरा करके नया विश्व रिकॉर्ड जो है कायम किया है, बनाया है। इन्होंने जो इथियोपिया की टिगस्ट असेफा थी, उनका जो मैराथन रिकॉर्ड था 2 घंटा 11 मिनट 53 सेकंड का, उसको रिकॉर्ड को तोड़ दिया और अपना नया रिकॉर्ड जो है इन्होंने कायम कर दिया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये न्यूज में है और उसके बाद पूरे विश्व लेवल पे जो है ये जो है रिकॉर्ड कायम की है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है इसीलिए। ये देखिएगा कौन है, चेपनगेटिच। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, कहाँ की है, तो केन्या की है। केन्या कहाँ की है, अफ्रीकी जो है देश है केन्या, उसकी राजधानी है नैरोबी। तो उसको हम दिखा देते हैं। तो ये देखिएगा अफ्रीकी देश है क्या, केन्या। तो केन्या की राजधानी क्या है, नैरोबी। इम्पोर्टेंट जो था, केन्या जो है विषुवत रेखा पर स्थित एक देश है। देख लीजिएगा विषुवत रेखा जो है इससे यानी 0 डिग्री इससे जो है होकर जा रहा है। इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें जो है कौन कौन से जो है, देखिए माउंट किलिमंजारो जो है तंजानिया और केन्या के बॉर्डर पर ही स्थित है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। जो दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, सॉरी दक्षिण अफ्रीका कहने, अफ्रीका की सॉरी, दक्षिण अफ्रीका तो एक देश है, अफ्रीका एक महाद्वीप है। तो वहां की जो है सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है। इसका लोकेशन आप देख लीजिए, सोमालिया हो गया, इथियोपिया हो गया, साउथ सूडान हो गया। तो ये सब लेक विक्टोरिया इससे जो है सीमा साझा करता है। तो ये सब युगांडा देख सकते हैं यहाँ। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर आप दे दिया करिएगा। वीडियो में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों तक पहुंचा दीजिए, जिससे जो है उनके पास भी ये जानकारी मिलता रहे उनको भी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। टिल देन टेक केयर।